यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डाउट तो नहीं है? देखो अभी स्पीड लग रही क्या किसी को? नहीं लग रही, ठीक है। अब कम ही करके रखी हुई है, पूरा कंट्रोल है मेरा अभी आज, है ना, स्पीड में, वरना तुमको तो पता है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक? इसके बाद हमको एचआरसी पढ़ना है। एचआरसी के अगेन दो पोर्शन आ जाएंगे, एक कौन सा नेशनल लेवल पे, दूसरा कौन सा स्टेट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे एचआरसी का अध्यक्ष कौन है? स्टेट लेवल पे एसएचआरसी का अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरे सभी से क्वेश्चन है, ऑनलाइन से भी यही क्वेश्चन है, ऑफलाइन से भी। जब तक क्वेश्चन पूछे बता दो ना। नहीं पता? कोई नरेंद्र कुमार जैन होते थे, और वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? मनोहर ममतानी। कहीं पढ़ा है नाम इनका? जब नरेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष थे तब मनोहर ममतानी क्या होते थे? सदस्य होते थे, ठीक है। और वर्तमान में मनोहर ममतानी क्या है? अध्यक्ष बन गए हैं। नरेंद्र कुमार जैन, कहानी खत्म। चालू करते हैं ना। मानवाधिकार आयोग, सबसे पहले आता है मानवाधिकार क्या होते हैं भाई? मानव का अधिकार, मानवाधिकार, अपन मानव है, डाउट तो नहीं है, ठीक है। जब डाउट ना हुआ करे तेज से बोला कर, वरना क्या हो जाएगा, डाउट करने लग जाएगा कोई, मानव है कि नहीं है, है ना। तो मानव अधिकार क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार यदि हम बात करें तो मानव अधिकारों से मनोहर ममतानी, है ना। यूएन की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। तो वह अधिकार जो सभी को बिना किसी भेदभाव के नेचुरली प्राप्त हो रहे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई यातना नहीं होगी, इन सब चीजों से उसको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। उसको जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। सिंपल सी कहानी कहें कि आपके संविधान में जितने अधिकार दिए हुए यदि किसी व्यक्ति को सभी प्राप्त होने लग जाए तो वो क्या है? मानवाधिकार की स्थापना हो गई। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का क्या होता है? हकदार होता है, ठीक है। अब मानवाधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है? उस उत्पत्ति में हमको पेरिस सिद्धांत को याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। सार्वभौमिक घोषणा का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 को। आप मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमने यूएन ने क्या किया? डिक्लेरेशन को अपनाया था। मतलब हम जब भी कोई दिन मनाते हैं उसके कुछ पीछे कुछ कारण होगा ना, हर चीज के पीछे कारण रहेगा। तो यहाँ पे कारण क्या है हमारे पास? ये वाला कारण है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की पेरिस बैठक में पेरिस सिद्धांतों को क्या किया गया? विकसित किया गया, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की क्या है? नींव बनते हैं। मतलब जिन जिन देशों ने पेरिस सिद्धांतों को अपनाया उन सभी देशों को अपने देश में क्या करना पड़ेगा? मानवाधिकार आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई सरकार आकर के बोलती है कि हमने क्या किया, मानवाधिकार के लिए काम किया, फलाना काम किया, ढिमका काम किया, नहीं भाई, आपको मजबूर किया गया था इसलिए आपने काम किया। क्योंकि आपने क्या किया था भाई? भारत सरकार क्या करती है? जलवायु संरक्षण के लिए काम करती है, मजबूरी है काम करना। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? यूएनएफसीसीसी के हस्ताक्षर करता है आपने क्या किया? क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते को अपनाया है, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे भाई किरकिरी हो जाएगी, है ना। ये भी एक है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकारों के प्रति अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को लेकर के आते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में क्या किया जाएगा? मानवाधिकारों की स्थापना हेतु, मानवाधिकार संरक्षण हेतु नेशनल और स्टेट लेवल पे हम क्या करेंगे? आयोग की स्थापना करेंगे, ठीक है। पेरिस सिद्धांत को थोड़ा सा याद रखना है। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु इन सिद्धांतों को अपनाया था। 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था? यूएन के डिक्लेरेशन के माध्यम से मानवाधिकारों की बात की गई थी, 10 दिसंबर 1948। 20 दिसंबर 1993 को पेरिस सिद्धांत को
लागू किया गया, उसको अपनाया गया, उसको स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के, यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई थी ना, क्या करना पड़ेगा भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। कि कौन स्थापना करेगा, जो पेरिस सिद्धांत को अपनाएगा। और पेरिस सिद्धांत को दुनिया के लगभग सभी देशों ने क्या किया है, अपनाया हुआ है। पाकिस्तान ने भी अपनाया हुआ है, अच्छी बात यह है। ठीक है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश है, इतना अच्छा देश है कि कल को खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो पाकिस्तान का खत्म हो जाना पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है, जैसे कांग्रेस का खत्म हो जाना कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। ठीक है, वो क्या है, अच्छा जो लोग कांग्रेस समर्थक हैं उनके लिए एक छोटा सा डिक्लेरेशन मेरी तरफ से। अब मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं हित की ही बात करता हूं। ठीक है, राहुल गांधी का सदस्यता खत्म होना कांग्रेस के हित की ही बात है, वरना भारत जुड़ता रहा और लोग वोट नहीं दिए। इससे सर्वाधिक नुकसान भाजपा को होगा सदस्यता खत्म होने से, आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो तो स्टार प्रचारक थे ना भाजपा के। स्टार प्रचारक का फायदा मिलता है काहे पे, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनने पर। ठीक है, तो भाजपा को 40 स्टार प्रचारक घोषित कर सकती थी, 41वां अलग से होता था। ठीक है, जो कि कांग्रेस की तरफ से होता था। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है भाई, है ना, देख लो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था मानवाधिकार अधिनियम को लेकर के, नियम कब जारी किए गए थे, नियम कब जारी किए गए थे, 94 में जारी किए गए थे। सब क्या लगा के आएंगे, 93 लगा करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि अधिनियम कब आया था भाई, 93 में। तो अधिनियम अलग चीज है, नियम अलग चीज है। ठीक है, और नियम कब जारी किए गए थे, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया रेगुलेशन 94 में आया था। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1993 के अधिनियम की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। जो त्रिस्तरीय मानवाधिकार आयोग निकल करके आता है, उसमें सर्वोच्च स्तर पर क्या मिलेगा हमको, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों द्वारा अपने अपने स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई है, लेकिन असली काम कहां होता है, जिला स्तर पर होता है। भाई आपको कल आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, कहां जाएंगे आप सिर्फ कहां जा सकते हैं, मानवाधिकार न्यायालय में जा सकते हैं। यहां पे आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट, आप कहां जाएंगे, मानवाधिकार न्यायालय में जाएंगे। तो स्पष्ट हो गई बात, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एनएचआरसी काम करता है, राज्य स्तर पर एसएचआरसी अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, और प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया गया है, मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किया गया है। हमको अब क्या करना है, इन्हीं को पढ़ना है। सबसे पहले क्या आता है, एनएचआरसी। इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमको आयोग पढ़ना है, अधिनियम नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2019 के सिलेबस तक क्या होता था, हमारे उसमें 3 अधिनियम दिए हुए थे। कौन कौन से अधिनियम, एक कौन सा आपका मानवाधिकार अधिनियम, दूसरा SC/ST एक्ट 1989, तीसरा कौन सा हमारा सिविल राइट एक्ट 1955। लेकिन हमको अधिनियम जैसा कोई बात नहीं किया गया, वो बात क्या किया गया है, आयोग। तो हम आयोग पढ़ेंगे, लेकिन साथ में क्या करते जाएंगे, आयोग से डायरेक्टली जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनको, अनुच्छेद प्रावधान जो होंगे, धाराएं जो होंगी उनको पढ़ेंगे। सभी धाराओं को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, मानवाधिकार अधिनियम के उद्देश्य। इस प्रकार की चीजों को स्किप करते जाना है। मानवाधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या होंगे, मानवाधिकार का संरक्षण करना, मानवाधिकार का उल्लंघन होने से बचाना, मानवाधिकार क्या करना, स्थापित करना। इसी प्रकार कुछ उद्देश्य निकल करके आएंगे, और इस अधिनियम को लागू कर देना। ये सब बातें तो निकल करके आएंगी, है ना। हमारे काम की चीज आती है धारा 3 से। धारा 3 में क्या बात की गई है कि गठन किया जाएगा। कौन गठन करेगा, केंद्र सरकार गठन करेगा। केंद्र सरकार, अगेन भाई आपसे मैंने पीछे ही बता दिया था कि यदि आयोग किस नेचर का है, वैधानिक नेचर का है, तो उसके बारे में सभी न्याय निर्णय कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, या जो भी उससे संबंधित मंत्रालय होगा वो करेगा। यदि आयोग की प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है, तो फिर वहां पे कौन डील कर रहा होगा उससे, राष्ट्रपति डील कर रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बार गठन कब किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को। संरचना वर्तमान में कितनी है, 1+5+7, 2020 सॉरी, है ना, 2020 का मेंस का क्वेश्चन है ये। ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना बताइए, 2020 मेंस 3 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, एनएचआरसी की संरचना बताइए। ध्यान रखना कहां कहां क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
हवा निकलने लग जाए कान से। बोले समस्या कहाँ पे जाती है पता है? तुमने तो ह्यूमन राइट कमीशन उसमें पढ़ा प्री में। अब वहां बैठे बैठे 1 घंटे ये सोचते रहते हो यार प्री में जो पढ़ा था तब उसकी संरचना क्या थी, अब पूरे 1 घंटे याद नहीं आता वो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है इसको ध्यान रखना। तो प्रथम बार गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 93 में। संरचना क्या होती है? ये सब 1 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या, आगे समझते हैं। टोटल कितने लोग? 13 लोग होते हैं। ठीक है, सदस्य कितने? 12, एक अध्यक्ष, टोटल कितने? 13 लोग। मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली में है, पर कहाँ ले जा सकते हैं? तो जहां मर्जी आए वहां ले जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के साथ। वर्तमान में मुख्यालय एनएचआरसी का दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के साथ भारत में कहीं भी वो क्या कर सकता है? मुख्यालय ले जाएगा, अपनी शाखाएं स्थापित करेगा, उसकी जो मर्जी करना चाहे करता रहे। ठीक है, हम बात करते हैं स्थापना की। अगेन ये तो आपने पीछे देख लिया ना, 93 के अधिनियम से 12 अक्टूबर 93 को स्थापित कर दिया गया और इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, एक संशोधन कब हुआ भाई? 2006 में, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 2019 का। क्यों? इस 2019 के संशोधन से उनकी सेवा शर्तों में एक ड्रास्टिक चेंज निकल करके आता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप, तब भाई पीछे हम बात कर रहे थे ना, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप बनेगा ही, क्योंकि पेरिस सिद्धांत साफ साफ बोलता है कि सभी देशों को अपने स्तर पे क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी, यदि आप क्या है पेरिस सिद्धांत के सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता है तो। अब भारत इस प्रकार के पेरिस सिद्धांत का हस्ताक्षर करता है। ठीक है, ये आपने पीछे देख लिया था, सांविधिक निकाय है वो आपको अच्छे से पता है। हम बात करते हैं प्रमुख प्रावधानों की। किसी भी अधिनियम की पहली धारा जो होती है वो सिर्फ 2 चीजों की बात करती है कि उस अधिनियम का नाम क्या होगा और उस अधिनियम का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा। इस अधिनियम का नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो वर्तमान में डिफेक्टो रूप से पूरा प्रभाव क्षेत्र क्या हो चुका है? पूरे भारत देश पर। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहले आता है 2B, 2C, 2D, 2G। ठीक है, काम की हम पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें आर्टिकल आते हैं। 2B में क्या आता है? अध्यक्ष की परिभाषा दी हुई है। सी में क्या आता है? आयोग की परिभाषा दी हुई है। क्या हुआ? ज्यादा सही डिस्टर्ब होता है, जाना चले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ही पता है कि लंबा नहीं खींच पा रहे होगे। ठीक है, तो जब जाना हो चले जाना, बस आपस में चर्चा मत करना बैठ के। उसके बाद चले कि नहीं चले, तू जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे तुमको थकान हो रही, तुम जाओ, उसको पढ़ना है। ठीक है, ये बड़ी समस्या रहती है स्कूलों में भी, खास करके स्कूलों में रहता, तू चल तो मैं चलूंगी। तेरे को भूख लगी है, तेरे को भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो जब आपका जाने का मन हो तो आपको जाना है, दूसरे को मतलब गांठ बांध के क्यों लेके जाना? तो तू भी चल, उसको पढ़ने दो ना। ठीक है, चर्चा मत करना, जब जाना हो चले जाना। तो 2B में क्या दिया गया है? अध्यक्ष की परिभाषा दी गई है। 2C में क्या दिया गया है? आयोग की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इस बात को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2D में क्या है? मानव अधिकारों की परिभाषा दी हुई है। पहले 2019 के सिलेबस तक ये क्वेश्चन हर साल आते थे कि मानव अधिकारों की परिभाषा कहाँ दी है, मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष की परिभाषा कहाँ दी हुई है। ठीक है, 2G में क्या दिया गया है? सदस्यों की परिभाषा। सिक्वेंसली याद करो, सबसे पहले अध्यक्ष की परिभाषा, फिर आयोग की परिभाषा, फिर क्या आती है? अधिकारों की परिभाषा, और फिर आखिरी में क्या आती है? सदस्यों की परिभाषा। BCDG। ठीक है, ये क्या है? परिभाषाएं दी हुई है। बी में क्या है? अध्यक्ष की परिभाषा, सी में आयोग की परिभाषा, डी में क्या है? मानव अधिकार की परिभाषा, और जी में क्या हो जाती है? सदस्यों की परिभाषा। अब हम बात करते हैं संरचना की। संरचना में अध्यक्ष कैसे आएगा भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका योग्यता क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त होना चाहिए, रिटायर्ड होना चाहिए। किस चीज के लिए? सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष पद के लिए। इस बात को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेवानिवृत्त या तो क्या हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, या फिर क्या रहा हो? जस्टिस रहा हो। दोनों में से किसी प्रकार एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, वो अध्यक्ष बनेगा। सदस्य का अभी हम बात करें, गैर न्यायिक सदस्य होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे। गैर न्यायिक सदस्य और न्यायिक सदस्य। ठीक है, इनकी हम बात करें गैर न्यायिक सदस्यों की, तो कितने होंगे? 3 सदस्य होंगे। एक सदस्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिला का होना। यह प्रावधान कहां से आता है? 2019 के संशोधन से आता है, जो आप पीछे चर्चा कर रहे थे ना। 2 बार संशोधन हुआ, एक बार 6 में, एक बार 19 में। तो ये जो 19 में संशोधन हुआ ना, यहां से जोड़ा गया था क्या? ये महिला वाला प्रावधान। यहां से जोड़ा गया था क्या? अध्यक्ष की योग्यता वाला प्रावधान। ठीक है,
वो 2019, मैंने बताया 2019 में क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हुआ 3 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन दरअसल ऐसे ही आया था। क्वेश्चन में समस्या क्या हो गई थी कि संशोधन हो गया है इस अधिनियम में, ये बात एमपीपीएससी को नहीं पता चली थी, पेपर बनाने वाले को। और उसने क्वेश्चन कैसा बनाया, संशोधन की पूर्व स्थिति के अनुसार पेपर बनाया। अब उसको बात क्यों नहीं पता चली, क्योंकि उसकी किताब अपडेट नहीं हुई थी। अब वो खबरें पढ़ता नहीं मार्केट में, ठीक है। इसीलिए क्या है, राकेश सर एक बात बोले थे, वो बात हमेशा लागू होनी चाहिए। पेपर बनाने के लिए कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी का पेपर बनाने के लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। हर साल 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो यार, खुद बना के खुद ही कैंसिल कर देते हो। कम से कम इतनी योग्यता तो हो, का 4 गलत ना हो, एक ही गलत हो। हम भी पेपर बनाते हैं यहाँ पे, नहीं एक भी गलत नहीं निकलता, टाइपिंग मिस्टेक निकलती है। तुम्हारे में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। टाइपिंग मिस्टेक जरूर नहीं होती तुम्हारे इधर पे, इसका मतलब कर्मचारी अच्छे हैं, ठीक है। तो न्यायिक सदस्य की बात कर रहे थे, टोटल क्या होता है, 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में से क्या होता है भाई, 3 गैर न्यायिक सदस्य होंगे, 2 क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं। 3 जो गैर न्यायिक सदस्य होंगे उनमें से एक महिला का होना क्या है, अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, 2 न्यायिक सदस्य होंगे। ये सदस्य कितने थे, 5 थे। वो जो 7 है ना, वो अन्य सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, उसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो गैर न्यायिक सदस्य हैं उसमें 3 हुए, एक महिला। जो न्यायिक सदस्य है उसमें पहला सदस्य और दूसरा सदस्य दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है। जो पहला सदस्य है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। यहां पे क्या लिखा हुआ था, सेवानिवृत्त, यहां पे क्या लिखा हुआ था, सेवानिवृत्त। किसके लिए, अध्यक्ष के लिए। लेकिन सदस्य में पदस्थ भी चल जाएगा भाई, सदस्य में पदस्थ भी चल जाएगा। एक कहां का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ हो। दूसरा कहां का हो, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ होना चाहिए। ये एक बात हो गई, ठीक है। ये कितने हो गए सदस्य, 5 सदस्य हो गए। बचे कितने हमारे, 7 सदस्य। तो भाई पदेन सदस्य कहलाते हैं वो जो बचे 7 सदस्य हैं, वो क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं, तो जब भी उनके डिपार्टमेंट से संबंधित कोई मामला आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी बैठक में आके शामिल हो जाएंगे और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, और मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है वो व्यक्ति एससी वर्ग से बिलोंग करता है। तो एनसीएससी का जो अध्यक्ष होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो अध्यक्ष होगा, वो उसकी बैठक में उस दिन आ जाएगा। मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, किसी बच्चे से संबंधित मामला था, तो एनसीपीसीआर का जो अध्यक्ष होगा कानून वो यहां पे आके बैठेगा। बात स्पष्ट हो गई। तो पदेन सदस्य कितने होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं। 7 आयोग हैं, कौन कौन से आयोग हो जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा क्या हो जाता है, एनसीपीसीआर हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके अलावा क्या हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू। और आखिरी में क्या जाता है, राष्ट्रीय दिव्यांग आयुक्त। टोटल कितने, 7। कौन कौन से, सबसे पहले ऐसे सामान से याद कर लो, एससी एसटी ओबीसी महिला, 4 ये हो गए। माइनॉरिटी बाल बच्चे, और आखिरी में क्या बच गया, अल्पसंख्यक, ठीक है। टोटल कितने, 7 लोग। ये क्या होता है भाई, आपका पदेन सदस्य होते हैं। इसका जो महासचिव होता है वो आयोग के सीईओ के तौर पे काम करता है। आयोग का जो महासचिव होगा वो आयोग के सीईओ के तौर पे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पे भी क्या करता है, वो के दायित्वों का भी क्या करता है, निर्वहन करता है, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पूरी बातें कहां हो रही थी, धारा 3 में। आपने क्या किया, अपॉइंटमेंट किया, आपने क्या किया, संरचना बता दी, आपने क्या कर दिया, पूरे सदस्यों की बात कर ली। लेकिन ये लोग आएंगे कहां से, वो आएंगे कैसे, आप धारा 4 से। उसके लिए क्या किया जाएगा, नियुक्ति की बात की जाएगी। कौन नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कैसे नियुक्ति करेगा, एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। वो चयन समिति क्या होगी, ये दी हुई है। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। और उसमें बाकी कौन होंगे, सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का मंत्री। मतलब जैसे मोटा मोटा बात कर ले भाई, इधर पे कौन बैठ जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आजकल, ओम बिरला, ठीक है, कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है आजकल, अमित शाह जी हैं, है ना। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी हैं शायद तक, है ना। राज्यसभा में विपक्ष का नेता खड़गे हैं शायद तक। और राज्यसभा का उपसभापति कौन है, राज्यसभा का उपसभापति अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, बिहार से हैं, जेडीयू से हैं। सब कुछ याद आ जाएगा, बस नाम याद नहीं आएगा अभी, है ना। हाँ,
नहीं, बिहार से हैं, जेडीयू से हैं, सब कुछ याद आएगा, बस नाम याद नहीं आएगा अभी, है ना। चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस समिति की बात कर रहे थे, चयन समिति की। तो चयन समिति क्या होती है, किस प्रकार की बॉडी होती है, 1+5 की बॉडी होती है। कितनी, 1+5 की, है ना। एक कौन होता है, प्रधानमंत्री, बाकी 5 सदस्य होते हैं। बाकी 5 सदस्यों में कौन भाई, एक गृह मंत्री हो गया, दूसरा कौन हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता, टोटल 5 लोग, ठीक है। ये चयन समिति जिस नाम को रिकमेंड करती है उस नाम को राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। ये नाम वर्तमान में कौन है, अरुण मिश्रा, ठीक है। हम बात करते हैं धारा 5 की। हरिवंश करके है ना, हरिवंश करके कोई व्यक्ति है मेरे ख्याल से, हरिवंश नारायण सिंह, है ना। हरिवंश, हाँ भाई देख लो यार, ये जो राज्यसभा का उपसभापति वो वर्तमान में कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू से, है ना। बड़ी बड़ी भयंकर डील हुई थी, बाद में जेडीयू काट गई भाजपा का, मतलब इतना कुछ पद लेके गई, उसके बाद भी क्या है, धोखा दे गई। और जो समर्थक नहीं है उनके लिए, किस चीज के समर्थक नहीं भाई, अच्छा कांग्रेस भाजपा के समर्थक, अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसे दिल पे मत लिया करो, है ना। भाजपा को, मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया यार, ऐसे थोड़े ना, सपने में, ठीक है। देखो मुझे दिक्कत किसी बात से नहीं है, कांग्रेस भी तो सरकार काम करती ना, बाल बच्चों के विकास के लिए काम करती है अपने, ठीक है। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, देश में विकास किया है, बहुत सारा विकास किया है, अपने बच्चों का विकास किया, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कब बोला कि कांग्रेस को वोट मत दो, भाजपा को दो या आम आदमी पार्टी को वोट दो, कौन सा केजरीवाल की, कोई किसी का सगा नहीं भाई इधर, सबके लिए एक ही बात लागू होती है, कोई किसी का सगा नहीं। आगे लाइन आ जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जिसने जनता को ठगा नहीं, ठीक है। सब क्या है, एक ही सिक्के के, वही वो क्या नाम था उसका, जय का सिक्का था, है ना, उछालेगा तो दोनों तरफ क्या आने वाला है, हेड आएगा। धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 में क्या दिया गया है, उनके त्याग पत्र और उनको पद से हटाए जाने की बात की गई है। तो त्याग पत्र किसको देंगे और उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, तो त्याग पत्र वो अपना क्या कर देंगे, लिखित हस्ताक्षर के साथ क्या किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, हटाएंगे कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति के सिफारिश के आधार पर हटाया जाएगा। हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति के पश्चात सिफारिश के आधार पर उनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब भी जांच करेगा तो वो सिर्फ 2 आधारों पर चर्चा करेगा, एक आधार क्या होगा, साबित कदाचार, दूसरी आधार क्या होगा, असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और उस जांच के आधार पर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाएगा, उनको पद से हटाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश के बिना भी तो हटाया जा सकता है। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि उनको हटाने की 2 प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात सिफारिश के आधार पर हटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 2 ही चीजों के आधार पर क्या करेगा, जांच करेगा, एक कदाचार, दूसरा असमर्थता। दूसरी प्रक्रिया कि भाई इन दोनों के अलावा कुछ भी और भी कारण हो सकता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता हमको नहीं है। अब आते हैं धारा 6 में। धारा 6 में क्या बात की गई है, पदावधि की बात की गई है और अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष के लिए। पदावधि क्या होगी, 3 वर्ष। और ये पदावधि का कॉन्सेप्ट ये वाला कब से आया, 2019 के संशोधन के पश्चात ही लाया गया, पहले तो वही 5 वर्ष वाला घिसा पीटा चल रहा था, ठीक है। 3 वर्ष और 70 वर्ष का कॉन्सेप्ट वर्तमान में उनकी पदावधि को लेकर के चल रहा है, ठीक है। फिर आता है धारा 8। धारा 8 में क्या दिया गया है, सेवा शर्तें दी गई हैं। सेवा शर्तों के तहत क्या बात की गई है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, अगले पहले ही ऑप्शन लिखा होगा राष्ट्रपति। और जैसे ही आप राष्ट्रपति पढ़ोगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि यार ये तो संवैधानिक निकाय है नहीं, ये तो क्या है, वैधानिक निकाय है, तो फिर राष्ट्रपति नहीं करेगा तो कौन कर लेगा भाई, संसद कर लेगी, केंद्र सरकार कर लेगी। अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों के अन्य निबंधों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कभी भी किसी भी पद में बैठे हुए व्यक्ति के सेवा शर्तों में कोई कभी भी निगेटिव चेंज नहीं लाया जाएगा। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता मूल अधिकार और बेसिक स्ट्रक्चर में, वैसे ही यहाँ पे भी बात लागू होती है।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसी भी रिक्ति के कारण आयोग के कार्य और कार्यवाही अवधि मान्य होगी। 50 बार आपने लाइन अलग अलग जगह पढ़ी होगी कि भाई टोटल 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, कल को एक सदस्य को क्या है छुट्टी चाहिए थी, कहीं घूमने जाना था पत्नी के साथ, नहीं आया, तो जो भी निर्णय लिया गया बाकी 1+4 के द्वारा, तो क्या हम उसको निर्णय को अवधि मान्य मानेंगे? बिल्कुल नहीं। भाई तुम नहीं आए, तुम्हारी समस्या, हमने निर्णय ले लिया, ठीक है। तो जो भी निर्णय लिया गया है वो सब क्या है, विधि मान्य माना जाएगा। और ये बात कहां लिखी गई है? इसी अधिनियम की धारा 9 में। आती है अगली धारा 10। धारा 10 में क्या दिया गया? प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि आयोग कैसे काम करेगा, क्या प्रक्रिया के तहत काम करेगा, कहां बैठेगा, कब मिलेंगे, कैसे चर्चा होगी, इन सब को लेकर के जो भी नियम बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? आयोग के पास है। उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। तो धारा 10 में क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन, मतलब रेगुलेशन अपनी प्रक्रिया का कौन करेगा? स्वयं आयोग कर लेगा, ठीक है। आखिरी में आता है, अगला आता है 11। 11 में क्या दिया गया है? आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। भाई आपने क्या पढ़ा पीछे? 1+5+7 की संख्या पढ़ ली। क्या इतने ही लोग चाहिए होते हैं किसी एक बॉडी को रेगुलेट करने के लिए? आपने पीछे देखा महासचिव क्या होगा? इस आयोग का सीईओ होगा। वो कहां से आएगा? महासचिव कहां से आएगा? और ढेर सारे कर्मचारी होंगे, बोले इवन यहां तक कि भाई एक सफाई कर्मचारी भी होगा, वो भी कहां से आएगा? ठीक है। तो महासचिव हो गया, इसके अलावा अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डीजीपी श्रेणी के अधिकारी। अच्छा, इस बात को अच्छे से याद रखना, यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होता है वो किस श्रेणी का होता है? डीजीपी श्रेणी का होता है, ठीक है। मतलब डीजीपी कौन होता है? डीजीपी कौन होता है? अरे सामान्य तौर पर तो फुल फॉर्म हो गया, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग का क्या होता है? मुखिया होता है। उस रैंक का अधिकारी चाहिए होता है इनको काय के लिए? जांच करवाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, देखो ये सब सैद्धांतिक बातें होती हैं, है ना। इसके बाद अगला आता है आपका आयोग के तहत धारा 12। धारा 12 में क्या बात की गई है? आयोग के कार्यों की बात की गई है कि आयोग के कार्य क्या होंगे, आयोग की शक्तियां क्या होंगी, ठीक है। तो आयोग के कार्यों के तहत क्या क्या बातें आ जाती हैं भाई? मानव अधिकारों को किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने के संबंध में जांच कर लेना। इसको सामान्य तौर पर ऐसा समझ लो कि जब भी कहीं भी क्या होगा, मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा, ये लोग जांच करने पहुंच जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आपने शिकायत करी तो जांच करने आए। कई बार क्या हो सकता है, सुओ मोटो रूप से भी क्या कर सकते हैं, इनको लग सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि इनको लगा कि ये एक पर्टिकुलर जेल है, समझो कि भोपाल केंद्रीय सेंट्रल जेल की बात कर लें, इनको लगा कि भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों के मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा था, तो ये क्या करेंगे? सुओ मोटो एक्शन लेंगे, मतलब स्व प्रेरणा से क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। उसके लिए किसी प्रकार के शिकायत की आवश्यकता नहीं होती है। तो जांच अगेन की जांच दो तरीके से करते हैं, कोई शिकायत कर दे, दूसरा इनको लग जाए, आभास हो जाए कि यहाँ पे कुछ समस्या चल रही है, तो भी क्या कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ महत्वपूर्ण क्या है, धारा 12 के तहत कार्य दिए गए, इस बात को थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। और अगली महत्वपूर्ण बात जो याद रखने की आवश्यकता है वो क्या है कि ये 1 वर्ष से पुराने, ठीक है। तो उल्लंघन किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति बाद किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। मतलब 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं सुने गए। यदि क्या हुआ, आज क्या हुआ, आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, यदि आज आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और आप चाहते हैं कि इसकी शिकायत 2025 में क्या करेंगे, आप आयोग को करेंगे, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोग के शक्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल से पुराना मामला हो सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है। उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं होती है। यदि दंडित करने की शक्ति दे दी तो ये क्या बन जाएगा? न्यायालय बन जाएगा। ये दंडित करने की हमने शक्ति दे दी तो क्या बन जाएगा? पूर्ण न्यायालय बन जाएगा। इसलिए इनके पास दंडित करने की शक्ति नहीं होती है। ये जो दंडित करने की शक्ति आती है ना, वो उस रूप में उसको क्या कहेंगे? फौजदारी न्यायालय। जबकि इनके पास क्या शक्ति होती है? सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। इसलिए हम क्या है, ठीक है, ये आर्थिक सहायता सहित कोई राहत देने की शक्ति इनके पास होती है। तो इधर से पैसा लेके इधर क्या कर देते हैं वो लोग, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। सशस्त्र बलों के संबंध में सभी के अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके लिए अलग से कानून बना हुआ है, कौन सा? अप्सपा। और अप्सपा के कानून के तहत वो लोग अपना डीलिंग अलग से अपने स्तर पे करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें इन सब लोगों का क्या है, हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब कल को क्या बोलते हैं भाई, आर्मी डील कर रही है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। आजकल तो पंजाब भी उड़ रहा है ना,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब आर्मी गई और ये लोग बोले यार तुम खालिस्तानी को क्यों मार रहे हो, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आर्मी वाला पहले क्या काम करेगा, इसको मारेगा, है ना। तो ये क्या है, इनके अधिकार सीमित हैं, इसी कारण सीमित रखे गए ताकि ये क्या है, टांग ना अड़ाएं काम करने में। अब आती है धारा 13, आयोग की जांच संबंधी शक्ति। हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि इसके पास क्या है, सिविल अधिकार है, सिविल कोर्ट की क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। तो जो सिविल कोर्ट की शक्तियां कहां से निकल करके आती हैं, सीपीसी 1908 से क्या है वो शक्तियां निकल करके आती हैं, जिसको हम क्या है, दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्ति के रूप में जानते हैं। इसकी प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। उस न्यायिक कार्रवाई के तहत क्या क्या काम कर सकते हैं, साक्ष्य को बुलाना, दस्तावेज एकत्रित करना, साक्ष्य ग्रहण करना, ये सब कुछ काम नहीं होते हैं, ठीक है। जो फर्जी काम होते हैं वो गया है सिविल न्यायालय के पास दे दिए जाते हैं, उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आता है धारा 14। धारा 14 में बहुत महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि अन्वेषण या जांच के संबंध में, ठीक है। तो आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथाशक्ति यथास्थित केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करेगा। इस लाइन का एक मतलब मैं बता देता हूं आपका, इसका मतलब होता है कि आयोग के पास अपना कोई जांच दल नहीं है। इस लाइन का एक मतलब क्या है कि आयोग के पास अपना कोई जांच दल नहीं है भाई। तो जब आयोग के पास अपना जांच दल नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और वो दूसरा कौन होगा, तो यदि मामला केंद्र का है तो केंद्रीय पुलिस बल लेकर के वो आगे बढ़ेगा। यदि मामला राज्य के अंतर्गत मानवाधिकार के उल्लंघन का है तो राज्य का जो भी पुलिस बल होगा उसकी सहायता लेकर के अन्वेषण करेगा, जांच करेगा, है ना। अन्वेषण मतलब जांच। इसके बाद आता है धारा 19। धारा 19 में क्या बात की गई है, तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कोई कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात आयोग स्व प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर। यही तो बात मैं कर रहा था ना भाई, आयोग क्या करेगा, या तो शिकायत आने पर जांच करेगा या फिर स्वप्रेरणा से जांच करेगा, डिपेंड करता है कि मामला बात किस प्रकार की चल रही है, ठीक है। ये बात कहां लिखी गई है, 19 में लिखी गई है। फिर आता है बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल धारा 20। धारा 20 में क्या बात की गई है, रिपोर्ट्स की बात की गई है। रिपोर्ट्स आयोग की वार्षिक या फिर विशेष रिपोर्ट, ठीक है। तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को सौंपेगा, राज्य स्तर पर अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगा। वो फिर कहां चली जाएगी रिपोर्ट, रिस्पेक्टिव जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें चली जाएगी, संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में। महत्वपूर्ण बात क्या है, रिपोर्ट किसको सौंपेगा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं रिपोर्ट कहां जाएगी, ठीक है। अगला आता है धारा 32। धारा 32 में एक शब्द बस याद रखना है, अनुदान, ग्रांट्स, पैसा। भाई पैसा आ गया तो पैसे की जांच होगी, तो पैसे की जांच कहां होगी, 34 में ऑडिट, लेखा परीक्षा। भाई आपने पैसा कहां खर्च किया, कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया, जो भी बातें वो सब कहां से निकल करके आएंगी, आपका लेखा परीक्षा से, ठीक है। इसके बाद आता है 36, वो क्या है, आयोग की अधिकारिता। किन विषयों पे जांच करना, वो जो 1 वर्ष की बात आती है वो कहां से निकल करके आती है, 36 से निकल करके आती है। भाई 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं की जाएगी, ये बात कहां लिखी गई है, अधिनियम की धारा 36 में लिखी गई है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पहला एनएचआरसी। पहला एनएचआरसी आपको अच्छे से पता है कि भाई 12 अक्टूबर 1993 को उसको क्या कर दिया गया, गठित कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष कौन है, साकेत भास्कर। आर्थिक नहीं होती है, क्या आर्थिक नहीं होती भाई, आप आर्थिक सहायता की बात कर रहे हो क्या। खैर आएगा कमेंट तब देखते हैं, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 1993 को पहली बार गठित किया गया था। शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, पीवी नरसिम्हा राव पहले उस समय प्रधानमंत्री थे, रंगनाथ मिश्रा उस आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उस आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक सुश्री फातिमा बीबी, पहले भी नाम सुना होगा आपने, बीएस मलिमथ, और तीसरे व्यक्ति आते हैं वीरेंद्र दयाल, ठीक है। 3 व्यक्ति निकल करके आएंगे, कौन कौन उसमें आएगा, सुश्री फातिमा बीबी, बीएस मलिमथ और वीरेंद्र दयाल, ठीक है। सुश्री फातिमा बीबी उसकी क्या थी, सदस्य थी।
साकेत भास्कर, ये बात कहाँ लिखी हुई है यार दोस्त? आर्थिक सहायता नहीं देगा, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, एक बार बता दो यार आप। ठीक है, चेक कर लेंगे, मैं भी चेक कर लूंगा। मैंने अभी जो लिख करके रखा हुआ है वो सही है, बट एक बार चेक कर लेंगे, है ना। आप बता दो रेफरेंस कहाँ से बता रहे हो, उसके अनुसार मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा, तब उसको कल करेक्ट करवा दूंगा, है ना। बट अभी के लिए आर्थिक सहायता सही है। एनएचआरसी के अध्यक्षों की एक सूची दी हुई है, इसमें हमारे लिए दो तीन महत्वपूर्ण है। एक सबसे पहले कि पहला कौन था, रंगनाथ मिश्रा। जेएस वर्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है। हमारे लिए शिवराज पाटिल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री भी बनते हैं आगे चल करके। ठीक है, शिवराज पाटिल पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, इसको थोड़ा सा याद रखना है। और वर्तमान में कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है एच एल दत्तू। इन एच एल दत्तू साहब ने 16 से 21 तक क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। इनने इस आयोग को क्या नाम दिया था, दंत विहीन बाघ, दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी। बोले आपने आयोग तो बना दिया, शक्ति दी नहीं। आपने आयोग तो बना दिया पर शक्ति आपने दी नहीं, इसलिए क्या हो गया, दंतहीन बाघ हो गया, ठीक है। बोले इंसान देख के बाघ को डर तो जाएगा, लेकिन बाघ काट नहीं पाएगा। उसको पानी वाला सांप बोल देना था, है ना। पानी वाला सांप काटता है तो कुछ दिक्कत नहीं होती है ना। वर्तमान संरचना क्या है, वर्तमान संरचना में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं, 5 सदस्य होते हैं परमानेंट। उन 5 पूर्णकालिक सदस्यों में से एक पद खाली है, बाकी 4 कौन लोग हैं, तो एक महिला होना चाहिए था, 3 गैर न्यायिक सदस्य थे, 2 न्यायिक सदस्य थे। 3 गैर न्यायिक सदस्यों में एक महिला होनी चाहिए थी, वो महिला कौन है, ज्योति कालरा। इसके अलावा कौन सदस्य हैं, ध्यानेश्वर मनोहर मुले, महेश कुमार मित्तल, राजीव जैन। एक पद फिलहाल के लिए खाली है। 7 पदेन सदस्य कौन हैं, तो रिस्पेक्टिव जितने भी आयोग हैं उनके जो भी अध्यक्ष रहेंगे वो सब इसके क्या हो जाएंगे, पदेन सदस्य। तो इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्षा सेकेंड टर्म चल रहा है रेखा शर्मा का, वो हो गई, ये इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में, ठीक है। विजय सांपला एससी आयोग के हैं, और हर्ष चौहान एसटी आयोग के हैं, हंसराज अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर ओबीसी आयोग के हैं। इसके बाद आता है कमलेश कुमार पांडे, ये विकलांगों के आयुक्त हैं। और आखिरी में आता है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो का सेकेंड टर्म चल रहा है एनसीपीसीआर के चेयरमैन के रूप में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में। ये क्या है, इसकी वर्तमान संरचना है, ठीक है। 1 + 4 मतलब होता 5 है, बट अभी 4 रखो, और दूसरा ये पूरे 7 के साथ आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बात हमने देख ली थी, ये बात देख ली थी, ये बात देख ली थी, ये बात भी देख ली थी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सोली स्वरूप जी बहुत फेमस हमारे देश में वकील हुए हैं। उनने कहा था भारत को चिढ़ाने वाला भ्रम है ये। क्या है, भारत को चिढ़ाने वाला भ्रम है, ठीक है। तो एचएल दत्तू, सोली स्वरूप जी, सबके मतानुसार एक बात तो तय हो जाती है, बिना मतलब में आयोग बना हुआ है, ठीक है। सबके मतानुसार एक बात तय है कि यह आयोग बिना मतलब में बना हुआ है, ठीक है। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मानवाधिकार परिषद 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूएनएचआरसी की बात कर रहे थे तो वो 2006 में आएगा। जेएस वर्मा, ठीक है। अब आते हैं राज्य मानवाधिकार। ये राज्य मानवाधिकार आयोग का लोगो है भाई, है ना, काफी अच्छा बनाया है इनने, ऐसा लोगो कैनवा में बनता है ना। इसके लिए भी उनने 1000-15 तो खर्च किए होंगे, 1-2 लाख रुपए खर्च का ठेका दिया गया होगा लोगो बनाने का। सामने वाले ने ही बना दिया होगा 5 मिनट में कैनवा से फोटो डाउनलोड करके, ठीक है। ऐसे लोगो ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ठीक है।
ये क्या है उनका मोटो है, किनका, मध्य प्रदेश वालों का। मध्य प्रदेश जो आयोग है उसके बारे में एक बार बेसिक चर्चा कर लेते हैं, सामान्य बातें क्या क्या आता है। स्वरूप कैसा है, सांविधिक निकाय होता है, किस प्रकार का सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय है। गठन कैसे होता है, वही अधिनियम की 93 की धारा से होगा। कैसे 21 से पीछे कैसे काम हो रहा था, 3 से काम हो रहा था, यहाँ कैसे काम होगा 21 से। मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल में जो मुख्यालय है उसका नाम क्या है, पर्यावास भवन, एक बात। दूसरी बात, मुख्यालय जहां चाहोगे वहां हो जाएगा। कैसे होगा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार होगा। पहली बार गठन कब किया गया, 13 सितंबर 1995 को, 13 सितंबर 1995 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोहर ममतानी। मनोहर ममतानी 1 महीने पहले तक इस आयोग के क्या होते थे, सदस्य होते थे, लेकिन नरेंद्र कुमार जैन के रिटायरमेंट के पश्चात मनोहर ममतानी को एज अ चेयरपर्सन प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें। अब आता है कि भाई इसमें अध्यक्ष को लेकर के क्या है, कौन होगा अध्यक्ष। तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। अब कई बार इसमें एक समस्या आती है, कहाँ का हाई कोर्ट, बोले एमपी का ही हाई कोर्ट हो क्या। ठीक है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है कल को, मतलब आपको नहीं पता, अलग से नहीं बताया गया, अब ऑप्शन डाल दिया गया मध्य प्रदेश उसी राज्य का हाई कोर्ट होना चाहिए, नहीं भाई, है ना। तो राज्य किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का क्या हो सकता है, वो चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में इसके अलावा गैर न्यायिक सदस्य की बात करें तो मानवाधिकारों का, देखो ये एक अच्छी बात होती है। गैर न्यायिक सदस्य का मतलब क्या होता है, गैर न्यायिक सदस्य के लिए कोई योग्यता नहीं होती है। क्या योग्यता होती है, मानव अधिकारों का ज्ञाता हो। महिला आयोग में लिखा होगा महिला अधिकारों का ज्ञाता हो, बच्चों के अधिकारों का ज्ञाता हो, इसका मतलब नल्ला हो। ठीक है, पॉलिटिशियन हो, कहीं चुनाव नहीं जीता, क्या कर देंगे उसको। जो पॉलिटिशियन कहीं चुनाव नहीं जीतता वो कहां मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा, आयोग में मिलेगा, एमपीपीएससी में। कहीं चुनाव नहीं जीता, कहां मिलेगा वो, एमपीपीएससी में मिलेगा। कहीं चुनाव नहीं जीता, राज्यसभा के अपॉइंटमेंट वो 12 सदस्य होते हैं ना, काय के लिए रखे गए हैं वो कभी कभी तुमको सचिन वगैरह दिख जाते हैं, वो भी जाते नहीं है। ठीक है, बाकी वो सब काय के लिए रखा गया, तो इसीलिए रखा गया है। अब नहीं चुनाव जीत रहा यार, क्या कर लें अब, है ना। जैसे मनमोहन सिंह की बात कर लो, जीवन में चुनाव नहीं जीत पाया आदमी, प्रधानमंत्री बनना था, क्या करते अब, तो लो भाई राज्यसभा से जाएंगे। ठीक है, तो न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य कहां से आएगा भाई, पदस्थ या रिटायर्ड, है ना, इसको ऐसा कर लेना, पदस्थ या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश रहा हो तो भाई कितने साल का अनुभव हो, 7 साल का अनुभव हो। 3 बातें, या तो क्या हो, पदस्थ जज हो या फिर रिटायर्ड जज हो, कहाँ का, हाई कोर्ट का, एक बात। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश रहा हो, तो जिला न्यायाधीश के तौर पर उसको कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो हम उसको क्या बना देंगे, न्यायिक सदस्य बना देंगे। वहां पे पीछे आप क्या देख करके आए थे, पीछे आपने देखा था कि न्यायिक सदस्य 2 होंगे। एक कहां से आएगा, सुप्रीम कोर्ट के पदस्थ या रिटायर्ड जज के तौर पे आएगा, दूसरा हाई कोर्ट के पदस्थ या रिटायर्ड जज के तौर पे आएगा। 2 ही न्यायिक सदस्य है ना सेंट्रल वाले में। यहाँ वाले में क्या आ जाएगा भाई, न्यायिक सदस्य में सचिव, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्यालय कहां होगा, आपने पीछे देख लिया भाई, वर्तमान में पर्यावास भवन भोपाल में है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के आधार पर आप कहीं भी उसको लेकर के घूम सकते हैं, जहां पे भी आपका मनाया, कल मनाया बड़ी झील में बीच में बैठ करके क्या करेंगे पार्टी, तो आयोग का कार्यालय बड़ी झील के बीच में होगा। ठीक है, वो किसकी मजार है वहां पे बीच में, किसी को पता है कि बड़ी झील भोपाल में, बड़े तालाब भोपाल में जो टापू बना हुआ है उसमें मजार किसकी है, समाधि किसकी है, मजार मत बोलो, समाधि किसकी है। ठीक है, ये मैंने फैक्ट शायद 2020 में कहीं पढ़ा था, मेरे को लगा था यार कि क्या क्या पढ़वा रहे हैं ठीक है, मतलब निकल लिया होगा यार कोई, ठीक है, शांति से रह लेने दो उसको, याद करवा यार उसको, है ना। हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त एसएचआरसी का गठन हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि क्या होते हैं, कॉमन कंसेंसस पे आते हैं, तो उनके लिए क्या कर दो, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं संयुक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में वर्णित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लें कि आपने क्या देखा, 3 के तहत नियुक्ति होगी, लेकिन प्रक्रिया कहां दी हुई है, चयन समिति के बारे में चर्चा कहां की गई थी, 4 में की गई थी, पीछे हमने सेंट्रल वाले के लिए देखा। ठीक है, वैसी बात यहाँ पे है, 21 में पूरी बात कर दी गई भाई संरचना आदि की, लेकिन नियुक्ति कैसे होगी, 22 में दी गई चयन समिति के आधार पर होगी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 2 या 2 से
अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से उन्हें अन्य राज्य आयोग के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। वही चयन समिति सभी के लिए काम कर लेगी। राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 एवं 3 में उल्लेखित विषय पर ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। ये लाइन कभी याद मत करना, पूछो क्यों? भाई कॉमन सेंस है। राज्य के स्तर पर हो तो किस पे काम करोगे? सिर्फ राज्य सूची पर काम करोगे। केंद्र के स्तर पर हो तो किस पे काम करोगे? संघ सूची पे भी, राज्य सूची पे भी, समवर्ती सूची पे भी और अपशिष्ट सूची पे भी। ठीक है, तो इसको इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब राज्य आयोग के कार्य क्या होंगे भाई? तो जो मानवाधिकार आयोग के कार्य थे सेंट्रल वाले के, वही काम इसके भी होंगे। क्या क्या है भाई? जांच, मामलों की जांच कर लेना, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना, जेल का दौरा कर लेना, अनुसंधान करना। ठीक है, ये सब बातें आ जाती है उसके तहत। हम आते हैं धारा 22 पे। धारा 22 में क्या लिखा हुआ था? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल। राज्यपाल कैसे करेगा? चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। अब चयन समिति में कितने लोग होंगे? तो चयन समिति में तो क्या हो जाएगा भाई? एक क्या हो जाएगा आपका? अध्यक्ष हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएंगे? सदस्य। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 4 सदस्य होंगे। लेकिन यदि किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो वहां पे सदस्य कितने हो जाएंगे? ठीक है, टोटल की हम बात कर रहे हैं, 1+5 की बात कर रहे हैं या फिर 1+4 की बात कर लो। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष हो गया, तो विधानसभा अध्यक्ष तो वहां का विपक्ष का भी नेता ले लो भाई, और इसके अलावा किसको ले लो? गृह मंत्री को भी ले लो। यदि विधान परिषद है राज्य में, तो विधान परिषद है तो फिर किसको ले लो भाई? वहां का जो वो होगा, सभापति होगा, उसको भी ले लो, और साथ ही किसको ले लेना है? विपक्ष के नेता को। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे सभापति होता है, वहां पे उपसभापति होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति इलेक्टेड पर्सन है नहीं, मतलब इस प्रकार से इलेक्टेड है नहीं नॉर्मली, इसलिए हम उसको नहीं लेते। ठीक है, ये क्या होता है आपका? चयन समिति। चयन समिति में क्या हुआ भाई? मुख्यमंत्री प्लस 3 सदस्य, टोटल 4। यदि परिषद है तो मुख्यमंत्री प्लस टोटल 5, तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। धारा 23 में वही त्याग पत्र हुआ, पद से हटाया जाना। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। राज्यपाल को क्या कर देंगे आप? त्याग पत्र दे देंगे। हटाने का प्रावधान कैसा भाई? धारा 5 के अनुसार निष्कासन संबंधी बात की गई है। कैसे हटेगा? वही आपका पुराना सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पर जांच कैसे होगी? वही कदाचार और असमर्थता के आधार पे, और कदाचार और असमर्थता के अतिरिक्त जो भी मुद्दे आएंगे वो सब क्या है? जांच के बिना चल रहे होंगे। 24 में क्या दिया गया? पदावधि वही पुरानी आपका 3 और 70 की पदावधि होगी, और पुनर्नियुक्ति के भी क्या होंगे? पात्र होंगे। धारा 25 में क्या दिया गया है? आज सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना। सदस्य अध्यक्ष के रूप में कब काम करेगा? तो वो परिस्थितियां आपको ऑलरेडी साकेत भास्कर, हाँ हाँ बिल्कुल सही। एक प्लस 3 वो तो समझा तो दिया ना यार दोस्त। अरे कई बार क्या होता है, सुनो, ऐसे मेरे बातों को हर बार वो करने लग जाओगे, जांच करने लग जाओगे ना, समस्या तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा ध्यान किस बात पे होगा कि ये कहाँ पे गलत बोल रहा है। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो। देखो सिंपल सा जो मैंने कहानी लिखी हुई थी, बोलने में कई बार क्या हो जाता है, फ्लो में समस्या हो जाती है ना। 1+3 हुआ ना? हाँ, तो 1+3 आप भी वही बोल रहे हो, मैं भी वही बोल रहा हूँ। अब हो सकता है बोलते टाइम मैंने 1+4 बोल दिया हो, लेकिन समझाते टाइम तो 1+3 समझाया ना भाई। ठीक है, पीछे पढ़ोगे ऐसे तो अपना समस्या खड़ी कर लोगे अपने लिए, है ना। तो आखिरी में आउटपुट क्या निकल कर आया कि मैंने सर की आज क्लास में 5 गलतियां निकाली। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अभी ठीक है क्या बफरिंग वाला प्रॉब्लम? यस यस साकेत, बफरिंग तो नहीं हो रही अभी? धारा 27 की बात कर रहे थे हम। धारा 27 में क्या बात की गई है? कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर के बात की गई है। उसमें क्या आ जाता है भाई कि एक तो सचिव स्तर का अधिकारी होगा जो आयोग के सीईओ के रूप में काम करेगा। दूसरा क्या आ जाएगा? अधिकारी और पुलिस कर्मचारी होंगे जो पुलिस महानिरीक्षक। आपने पीछे क्या देखा हुआ था? वहां पे डीजीपी रैंक का अधिकारी देखा हुआ था। यहाँ पे किस रैंक का? आईजी रैंक का अधिकारी क्या होता है? काम कर रहा होता है इनके लिए। ठीक है, एक हो गई। इसके बाद क्या आता है? रिपोर्ट आ जाती है। तो रिपोर्ट भाई किसको दे देगा? राज्य सरकार को। जैसे वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे रहा था, ये राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। राज्य सरकार उसको कहां कर देगी? राज्य विधानमंडल में। ये सब बातें कहां लिखी गई हैं? धारा 28 में। तो धारा 26 में क्या हो गया? सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राज्य सरकार।
धारा 27 में क्या हो गया, अधिकारी कर्मचारी, एक अधिकारी क्या हो गया आपका सचिव हो गया जो सीईओ के तौर पे काम करेगा, एक अधिकारी क्या हो गया पुलिस वाला जो कि आईजी रैंक का होगा। इसके अलावा 28 में क्या बातें आती हैं, रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको जाएगी, राज्य सरकार को, राज्य सरकार रिपोर्ट लेकर कहां जाएगी, राज्य विधानमंडल में। यदि विधानमंडल के 2 हिस्से हैं तो दोनों जगह रिपोर्ट जाएगी, यदि एक हिस्सा है सभा बस तो। इसके बाद आपने पीछे और देखा होगा तो वैसी ही बातें यहां पे भी आ जाएंगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ठीक है, धारा 33, धारा 33 में क्या बात की गई है, राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान की बात की गई है, ग्रांट्स। यदि आपको ग्रांट मिल गया, पैसा मिल गया तो पैसे आपने कहां खर्चा किया इसको लेकर के ऑडिट होगा, तो ऑडिट की रिपोर्ट कहां पे मिल जाएगी आपको, 35 में मिल जाएगी। ऑडिट की रिपोर्ट कहां मिलेगी आपको, 35 में। जैसे आपने पीछे क्या देखा हुआ था, 32 में देखा हुआ था ग्रांट्स, और 34 में क्या देखा हुआ था, उनकी ऑडिट। वैसी बात यहाँ पे है, तो 33 में यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ग्रांट मिल गया, 35 में उसकी क्या हो गई, ऑडिटिंग हो गई, राज्य के स्तर पे जो आपका आयोग है, ठीक है। 36 में क्या बात हो जाती है कि 1 वर्ष से पुराने मामलों को भी सुनवाई नहीं करेगा भाई, अन्वेषण नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि आपने आयोग तो बना दिया लेकिन 1 वर्ष से पुराने मामलों को जांच ही नहीं कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें, भाई पूरा मीटू मूवमेंट चला, यदि मीटू मूवमेंट में एक बात निकल करके आ जाती है कि आप कोर्ट क्या कार्रवाई नहीं कर सकता 1 वर्ष से पुराने मामलों में, क्या मतलब का उसमें फिर महिलाएं आके सामने बोल रही कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था उसमें ऑफिस कार्य के दौरान। अब मतलब ही क्या निकलेगा, क्योंकि कुछ काम हो ही नहीं सकता भाई, उस पर जांच ही नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट को पावर नहीं है। वही बात यहाँ पे लगभग चल रही है ना। राज्य आयोग की प्रक्रिया क्या होगी, तो राज्य आयोग की प्रक्रिया राज्य आयोग द्वारा स्वयं विनियमित की जाएगी। हमने पीछे देखा था कि जो एनएचआरसी होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो एनएचआरसी की प्रक्रिया, एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होगा वो स्वयं क्या करता है, विनियमित करता है। वही बात यहाँ पे भी क्या हो जाती है, समान रूप से लागू हो जाती है, ठीक है। ये अन्य शक्तियां, इन सबको याद करना बिल्कुल मत करना भाई, है ना। जो आपने एनएचआरसी में पढ़ा है वही सब कुछ एसएचआरसी में लागू हो जाएगा। पिछली 2-3 स्लाइड में जो भी पढ़ा हमने वो सब कुछ एनएचआरसी का एसएचआरसी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।